नमस्कार। आज पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। अभी हाल ही में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके खिलाफ एक महाअभियोग प्रस्ताव आया, पार्लियामेंट में उसे रिजेक्ट कर दिया गया स्पीकर के द्वारा और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। तो अचानक ही मुझे ख्याल आया कि क्यों ना आज धनखड़ साहब के बारे में बातचीत की जाए, क्योंकि पिछले साल एक इसी प्रकार का प्रस्ताव आया था तो धनखड़ साहब को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। 21 जुलाई 2025 ये वो तारीख थी जब उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन उन्होंने बीच में ही कुर्सी छोड़ दी थी और तब उन्होंने वजह यह बताई थी कि खराब स्वास्थ्य है और मेडिकल सलाह पर उन्होंने ऐसा किया है। आज 7 अप्रैल 2026 आ चुकी है। इस्तीफा दिए हुए करीब 8 महीने हो चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वो आज कहां हैं, क्या कर रहे हैं और क्या उन्होंने अपने हटाए जाने को लेकर कोई नया खुलासा किया है। बहुत सारे लोग इस बारे में हमारे से पूछते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके वर्तमान पते और आवास की। 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा देने के बाद धनखड़ ने 1 सितंबर 2025 को अपना सरकारी उपराष्ट्रपति एनक्लेव खाली कर दिया था। नियम के मुताबिक उन्हें दिल्ली के लुटियंस जोन में आजीवन रहने के लिए 34 एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर एक बड़ा टाइप 8 वाला बंगला अलॉट किया गया है। यह वही बंगला है जिसमें पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और मिजोरम के मौजूदा राज्यपाल वीके सिंह रहा करते थे। लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसे सीपीडब्ल्यूडी कहते हैं, वो इसका मरम्मत और रिनोवेशन का काम कर ही चले जा रहा है और यह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कई अखबारों में, मीडिया रिपोर्ट्स में इस प्रकार की ऑफ द रिकॉर्ड रिपोर्ट्स छपी हैं और कुछ लोगों ने इस पर तंज भी कसे हैं कि साहब देखिए, जगदीप धनखड़ को बंगला दिया जाना था, सरकार जानबूझकर देरी कर रही है और उन्हें बिना वजह फाइलों में फंसा करके रखी हुई है। तो सवाल यह है कि जब तक भी ये वीआईपी बंगला तैयार नहीं होता, धनखड़ जी रह कहां रहे हैं। फिलहाल वे दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर के गदाईपुर इलाके में एक बड़े प्राइवेट फार्म हाउस में रह रहे हैं। और एक बार मैंने पहले भी इस विषय पर वीडियो बनाया था कि यह फार्म हाउस इंडियन नेशनल लोकदल, जो हरियाणा की जाटों की पार्टी है, अभय चौटाला की, उनका घर है। और अभय चौटाला ने स्वयं उनको यह ऑफर दिया था कि जब तक उनका नया आवास नहीं मिलता है वो मेरे इस फार्म हाउस पर रह सकते हैं। और जो अभय चौटाला के दादाजी थे, पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल, उनको अपना गुरु बताया करते थे जगदीप धनखड़, और उन्हीं के कहने पर उन्होंने टिकट लिया था और चुनाव लड़कर के लोकसभा के सांसद भी बने थे, देवीलाल जी के आशीर्वाद से ही। और इस तरीके से उनके उस फार्म हाउस में जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी शिफ्ट हो गए हैं। एक वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकी जो बेटी है, इकलौती बेटी जगदीप धनखड़ की, वो गुड़गांव में कहीं रहती हैं। तो गुड़गांव से वहां के छतरपुर के फार्म हाउस तक आना कोई दिक्कत नहीं होता है, वो उनके पास आती रहती हैं। और जगदीप धनखड़ जी एकांतवास में अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं और बताया जाता है कि खुद को फिट रखने के लिए नियमित रूप से योगा करते हैं, टेबल टेनिस भी खेल रहे हैं। उनकी सार्वजनिक दिनचर्या की बात करें तो 74 साल के धनखड़ अब सक्रिय राजनीति से पूरी तरह दूर हो चुके हैं, लेकिन पूरी तरह गायब भी नहीं है। जब नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो वो उसमें नजर आए थे। उसमें वेंकैया नायडू भी उनके साथ में ही बैठे हुए थे, हामिद अंसारी भी बैठे हुए थे। इसके अलावा उन्होंने भोपाल में आरएसएस के एक बुक लॉन्च कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था, उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी दर्शन किए थे और जेएनयू में वेदांत कांग्रेस का उद्घाटन भी किया था। एक दिलचस्प सवाल यह भी उठता है कि क्या जगदीप धनखड़ अब फिर से काला कोट पहनकर वकील बन सकते हैं, क्योंकि वो राजस्थान में रजिस्टर्ड अधिवक्ता रहे हैं और लंबे समय तक उन्होंने वहां पर वकालत भी की है। कानूनी और संवैधानिक तौर पर एक पूर्व उपराष्ट्रपति के वकालत करने पर वैसे कोई रोक नहीं है। धनखड़ जी सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद वरिष्ठ और माने हुए वकील रहे हैं, लेकिन इतने बड़े संवैधानिक पद, मतलब देश में दूसरे नंबर का पद है उपराष्ट्रपति का, उस पर रहने के बावजूद भी आमतौर पर कोई भी व्यक्ति नियमित तौर पर कोर्ट में मामलों की पैरवी करने नहीं जाता है। हालांकि ऐसा कोई उदाहरण देखने के लिए मिलता नहीं है। कपिल सिब्बल तो अभी भी सबके मुकदमे लड़ते रहते हैं, हालांकि वो उपराष्ट्रपति नहीं रहे, लेकिन केंद्र में मंत्री तो रहे ही हैं।
जानकारों का मानना है कि वे अपने इस विशाल विधिक अनुभव का इस्तेमाल बड़े स्तर के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन यानी जो मीडिएटरशिप के मामले होते हैं, मध्यस्थता के मामले हैं, उनमें तो कर ही सकते हैं। जहां तक उनकी आर्थिक सुरक्षा और पेंशन का सवाल है तो सरकार उनका पूरा ख्याल रख रही है। हाल ही में उन्होंने राजस्थान विधानसभा सचिवालय में अपनी पूर्व विधायक वाली पेंशन को दोबारा शुरू करने के लिए बाकायदा आवेदन किया था, जिसे अब मंजूरी भी मिल गई है। मैं आपको बता दूं कि जगदीप धनखड़ राजस्थान में विधायक भी रहे हैं, ये केंद्र में भी मंत्री रहे थे, केंद्र में सांसद भी रहे थे जब ये लोकसभा के। इसके साथ ही अब वे एक साथ तीन पेंशन हासिल कर रहे हैं। उन्हें पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर करीब 2 लाख रुपए मिलते हैं, पूर्व सांसद के रूप में 45,000 और 75 वर्ष के करीब उम्र होने के कारण 20% बढ़ोतरी के साथ पूर्व विधायक के रूप में करीब 42,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर हर महीने उन्हें करीब 2,87,000 रुपए की पेंशन मिल रही है। रहने खाने का तो कुछ खर्चा होता ही नहीं है उनके पास आजीवन मुफ्त मेडिकल है, स्टाफ है, गाड़ियां हैं, सरकार की सब कुछ सुविधाएं हैं। और जयपुर में अजमेर रोड पर मैंने सुना है कि वो एक अपना बड़ा फार्म हाउस, एक होटल भी बना रहे हैं, जिसे देखने के लिए अक्सर वो वहां पर जाते रहते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े और अहम सवाल पर कि क्या उन्हें पद से हटाया गया था, क्या इस बारे में कोई उन्होंने खुलासा किया है, कोई इंटरव्यू दिया है। देखिए, धनखड़ जी एक मंजे हुए वकील हैं, इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर कभी यह नहीं कहा कि उन्हें निकाला गया है, लेकिन समय समय पर वे इशारे इस प्रकार के करते रहते हैं और बहुत कुछ कह जाते हैं। इस्तीफे के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने ये साफ कहा था कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि वो बीमार हैं और बीमार होने की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की बात कहते हुए इस्तीफा दिया था। उन्होंने यह भी माना कि उनके फैसले और बातें कई बार लोगों को चुभ जाती थी। भोपाल में एक स्पीच थी उनकी, जो मैंने आपको बताया संभवतः आरएसएस का कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने बहुत ही गूढ़ बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि कर्तव्य को उड़ान के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, मेरा हालिया अतीत ही इसका प्रमाण है। और जो जानकार हैं राजनीति के, उनका यह कहना है कि इसका सीधा मतलब यह था कि उन्होंने सरकार के दबाव में अपने सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय पद छोड़ना सही समझा। तो फिर इस्तीफे की असली वजह क्या थी, ये तो कोई भी नहीं जानता है, लेकिन फिर भी इस बारे में अटकलें लगाई जाती हैं कि इसके पीछे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव था। धनखड़ जी ने विपक्ष के नोटिस को स्वीकार कर लिया था, जिससे मोदी सरकार नाराज हो गई थी, क्योंकि सरकार इस मुद्दे को खुद अपने तरीके से दोनों सदनों में संयुक्त रूप से उठाना चाहती थी। इसके बाद ही सरकार के बड़े मंत्रियों ने उनकी बैठक का बहिष्कार किया और उन्हें पद छोड़ने का संकेत सरकार की तरफ से दिया गया था। हाल ही में शिवसेना के बड़बोले नेता हैं संजय राउत, जिन्हें मैं कहा करता हूं कि उन्हें मुंह की बवासीर है, उन्होंने एक किताब लिखी है अनलाइकली पैराडाइज, और उनका दावा है कि उन्होंने जेल में जब वो रहे थे ईडी की हिरासत में तब ये किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है, और उनकी सनसनी पर वैसे कोई यकीन तो करता नहीं है। उन्होंने ये लिखा अपनी इस किताब में कि सरकार को धनखड़ के स्वतंत्र फैसले पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए उन्हें ईडी का डर दिखाकर इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। इस तरह की कॉमेडी भी करते रहते हैं संजय राउत। भले ही सच्चाई जो भी हो, लेकिन उनके इस तरह जाने का असर आज भी दिख रहा है। राजस्थान में जाट समुदाय इसे अपने नेता का अपमान मान रहा है, और यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी को उसका नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अब संसद में कोई भी नया अधिकारी सरकार की मर्जी के बिना विपक्ष का नोटिस स्वीकार करने से डर रहा है। कुल मिलाकर सत्ता के शीर्ष पर बैठे जगदीप धनखड़ आज एक शांत जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनका अचानक जाना भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा रहस्य बन गया है जिस पर आगे भी बहस होती रहेगी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।